आदाब, मैं हूँ शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त रिव्यूज़। आज हम आपके लिए लाए हैं उर्दू के मुमताज़ अफसाना निगार और नावल निगार जनाब इकबाल मजीद साहब की कहानी उन्हीं की ज़बान में। वैसे तो इकबाल मजीद साहब भोपाल में रिहाइश पजीर थे, लेकिन अपनी बेटी और दामाद से मिलने जब भी वो बम्बई तशरीफ़ लाते हमें ज़रूर याद करते और हम चंद अहबाब उनसे मिलने बम्बई के मज़ाफ़ाती इलाके गोरेगांव में पहुँच जाते, जहाँ एक अदबी महफिल का इनेकाद होता। इकबाल साहब अपनी तहकीकात सुनाते और हम भी अपनी अपनी तसनीफ़ात उनके सामने पेश करते हैं। ऐसी एक अदबी महफिल में जनाब इकबाल मजीद साहब को हमने अफसाना सुनाते हुए रिकॉर्ड किया। मुलाहिज़ा कीजिए इकबाल मजीद कहानी उन्हीं की ज़बानी, एक सिगरेट लाइटर की कहानी। भाई इसका अनुमान है एक सिगरेट लाइटर की कहानी। एक सिगरेट लाइटर की कहानी। एक बार नहीं, कई बार ऐसा ही हुआ था। जिसकी वजह से ऐसा हुआ था वो वजह तो बहुत मामूली थी। मेरी जगह कोई और होता तो उसके साथ भी ऐसे ही होता। खुद चाय की दुकान का मालिक जिसका मैं मुलाजिम था वो भी जानता था कि ऐसा हो जाना बड़ी आम सी बात है। लेकिन बात कितनी ही मामूली क्यों ना हो, दामोदर का तो नुकसान ही होता था। ऐसी सूरत में वो मुझे अपने पास बुलाता, अपने सामने मुझे एकदम सीधा खड़ा करता। मैं गर्दन झुकाकर जमीन की तरफ देखने लगता तो बुरी तरह से चिढ़ जाता। कहता, नजरें ऊपर उठा, मुझसे अपनी आंखों में देखने को कहता। फिर दो पल अपनी जलती हुई खूंखार आंखों से मुझे देखता और फिर कहता, डाले ये माचिस 1 रुपए की मिलती है। दिन भर में 2-3 माचिसें ग्राहकों को सिगरेट जलाने के लिए देकर वापस लेना भूल जाता। वो उसे पतलून की जेब में डालकर चलते बनते हैं। इतने जूते मारूंगा कि चांद पर एक बाल नहीं रहेगा। मुझे जूते तब तक नहीं मारे, लेकिन धमकियां तो वो इससे भी सख्त दे चुका था। दामोदर की छोटी सी चाय की दुकान थी। उस दुकान पर गिलास धोने और ग्राहकों को चाय पहुंचाने के काम पर मुझे 5 रुपए रोजाना पर रख लिया गया था। जाहिर है मेरी उम्र उस वक्त 14-15 साल से ज्यादा न थी। दामोदर की दुकान में अंदर बैठकर चाय पीने की कोई जगह न थी। असली और गाढ़े दूध की चाय दामोदर खासी सूंधी बनाता। ग्राहक मुझसे माचिस मांगते, उस काम के लिए माचिस मुझे दामोदर से ही मिलती थी। जब तक मैं ग्राहक को सिगरेट जलाने के लिए माचिस पकड़ाता, कोई और ग्राहक अपना खाली गिलास देने के लिए आवाज देता। मैं उस तरफ लपकता, गिलास हाथ में अभी आ भी नहीं पाता कि भट्टी पर खड़े चाय बनाने वाले की पुकार सुनाई देती। जहाँ गिलासों में भरी दूसरे ग्राहकों की चाय मेरा इंतजार कर रही। मैं उधर लपकता, झूठा गिलास अलग रखकर तारों से बने झाले में चाय से भरे गिलास उठाता और दूसरे ग्राहकों को चाय देने लगता। चाय से भरे गिलास उठाता और दूसरे ग्राहकों को चाय देने लगता। फिर उल्टे पांव वापस होकर झूठे गिलासों को जल्दी जल्दी धोने के काम में लग जाता। और तब तक ताजी माचिस जो थोड़ी देर पहले खोली गई थी, मोटरसाइकिल पर बैठकर ये जा और वो जा। जब कोई दूसरा ग्राहक अपनी सिगरेट की बीड़ी जलाने के लिए माचिस मांगता और मैं अपनी जेबें टटोलता तो मुझे वो माचिस याद आती। जब कई बार दामोदर की दी हुई माचिसें मेरे हाथ से खोने लगी
तो एक बार दामोदर ने मेरी एक दिन की मजदूरी में से 2 रुपए काट दिए और रात को सिर्फ 3 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए। उस जुर्माने से मेरे दिल को जो तकलीफ हुई, उसने आगे के लिए मुझे थोड़ा होशियार या यूं कहो चालाक बना दिया। दामोदर की टी स्टॉल से लगी एक पान वाले की दुकान थी। जब मेरी माचिस किसी ग्राहक के साथ भूले से या जानबूझकर चली जाती तो मैं चुपचाप पान वाले की दुकान से एक माचिस ले लेता और दामोदर के हिसाब में ले लेता। पड़ोस का मामला था और फिर वो भी माचिस पान वाला बेचूनो जरा के दे देता। लेकिन ये तरकीब ज्यादा दिन नहीं चली और एक दिन मेरी ये हरकत पकड़ी गई। उस वक्त दामोदर की गजबनाकी देखने से ताल्लुक रखती। उसने मारे तैश के खौलती हुई चाय में पड़ी पीतल की खुरचनी, जिससे वो लगातार खौलती हुई चाय चलाता रहता था कि पेंदे में चाय न लग जाए, उठाई और जलती हुई खुरचनी मेरे हाथ पर जोर से मार दी। उससे मेरी दाहिनी कलाई इतनी गहरी जल गई कि मैं कई रोज तक उसकी जलन में तड़पा और फिर हमेशा के लिए वहां एक दाग बन गया। कुछ अरसे बाद हालात ने मुझे दामोदर की टी स्टॉल की नौकरी से निकाल बाहर किया। उस वक्त यानी उस कच्ची उम्र में जहां मुझे दूसरी बहुत सी बातें मालूम न थी, वहीं इस हकीकत से भी नावाकिफ था कि जिंदगी हमें तरह तरह के दागों की खामोश सौगातें देती है और देकर भूल जाती है। तब ये भी मुझे मालूम नहीं था कि उन सौगातों की एक जबान होती है। उस जबान को ठीक से पढ़कर उसका मतलब समझ लेना आसान नहीं होता। बहुत से लोग तो हर्फों की तरह दागों की अलामतों को कभी पढ़ नहीं पाते। मैं जब भी अपनी कलाई देखता था, उस बदनुमा दाग को देखकर बस कसमसा कर रह जाता था। कुछ अरसे बाद मेरा मुकद्दर मुझे एक ऐसे कैंटीन में मुलाजमत के लिए ले आया जो एक फिल्म स्टूडियो के अंदर था और जिसको या तो स्टूडियो का अमला इस्तेमाल करता था या शूटिंग के दौरान फिल्म के कलाकार और टेक्नीशियन बनाए। इस कैंटीन में खुद मैं भी एक मामूली वेटर था और चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह कोबरू लड़कों और खूबसूरत लड़कियों की मेजों पर पहुंचाया करता था। जाहिर है कि यहाँ आने वाले ग्राहक दामोदर की टी स्टॉल पर आने वाले ग्राहकों के मुकाबले में आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक लगते थे। उस जमाने में स्टूडियो में कोई बड़ी कास्ट की फिल्म की शूटिंग होती तो इंडस्ट्री के नामी गिरामी हीरोओं के मेजों के आसपास मंडलाने का सुनहरा मौका भी मुझे मिल जाया करता। उस कैंटीन में मुझे वर्दी पोशी तो इख्तियार करनी पड़ती थी, लेकिन उसके साथ थोड़ा साफ सुथरा रहना पड़ता। जूतों पर पॉलिश होना, शेव किया हुआ चेहरा और छोटे कटे हुए बाल जो टोपी से ढके हुए थे। वहाँ आने वाले ग्राहक कम लफ्जों में और इशारों में मुझसे और मेरे साथियों से बातें करते। मसलन पीने का पानी, कोक, चाय और सिगरेट वगैरह के मुतालबे के इशारे मखसूस थे, जिनको शुरू में मुझे समझने में घपला भी हो जाया करता। कभी कभी कैंटीन को काम काज के बीच चलाए जाने वाला लंच भी तैयार करना होता तो काम खासा बढ़ जाता। कैंटीन के इन मामूली कुर्सियों पर करोड़पति कलाकारों को बातें करते हुए जब मैं देखता तो अपनी किस्मत पर यह रट कर जिद करता कि जो लोग इन कलाकारों की एक झलक देखने की तमन्ना लिए मुल्क में घूमते हैं, वही अदाकार मुझसे किस तरह करीब बैठे बातें कर रहे हैं। कभी कभी उन नौजवानों में कोई पुराने जमाने का शोहरत याफ्ता अदाकार भी बैठा दिखाई देता।
एक बार कलाकारों की भीड़ भाड़ में ऐसा ही एक उम्र रसीदा सीनियर अदाकार किसी नौजवान और खूबसूरत लड़की के साथ कैंटीन के कोने की मेज पर जरा देर को आकर बैठा। कुशादा पेशानी, बड़ी बड़ी आंखें, खड़ी नाक, गोरा रंग और उम्र के जवाल के साथ अंदर से झांकती एक उदासी। थोड़ी देर में उसकी मेज के चारों तरफ कुछ दूसरे नए कलाकारों को उसे घेरे हुए देखा मैंने। मैं मेज पर से खाली बर्तन उठाने गया तो वो गर्दन झुकाए आहिस्ता आहिस्ता किसी सवाल के जवाब में कह रहा था, आप लोगों को एक दिन पता चलेगा कि शोहरत को हम बहुत मजबूत पिंजरे में कैद करके अपने किसी चहीते परिंदे की तरह रखते हैं। शोहरत नाम के इस परिंदे की दिन रात सेवा करते हैं, इसे दाना पानी डालते रहते हैं कि कहीं वो मर न जाए। आप लोगों पर एक दिन ये राज भी खुलेगा कि शोहरत के इस परिंदे को आप कितना ही क्यों न खिला दीजिए, इसका पेट नहीं भरता और ये परिंदा भूखा ही रहता है और चुपके चुपके ठूंठे मार मार कर आपको खा जाता है और न जाने किस रास्ते एक दिन पिंजरे से निकल कर उड़ जाता है। इस भीड़ में एक शोख मुस्कुराहट वाली लंबी और गोरी सी लड़की ने, जिसकी एक पिक्चर हिट हो चुकी थी, जब आगे बढ़कर बड़ी अकीदत के साथ उसका ऑटोग्राफ मांगा तो वो बोला, आज ऑटोग्राफ की उजरत में तुम्हें मुझे स्टूडियो से मेरे घर तक टैक्सी में जाने का किराया देना होगा। अब इन्हीं खूबसूरत दिनों की बात है कि कैंटीन एक रोज ऐसे सुपर अदाकार की आमद से जगमगा उठी जिसकी दुनिया भर में डंके पिटे हुए थे। मैं बड़े इश्तियाक से आंखें फाड़े देखता रहा क्योंकि वो शायद मेरी मौजूदगी में पहली बार वहां आया था। वो अकेला भला कैसे हो सकता था? उसकी टेबल की सारी कुर्सियां तो भरी गई थी, आसपास की भी खाली कुर्सियां खींच ली गई थी। मेरी हैसियत कैंटीन में अनाड़ी जैसी थी जिसे बात बात पर टोका जाता और रोज ही कोई ना कोई नई बात सिखाई जाती थी। सच पूछे तो मुझे हंसने और मुस्कुराने की तक की तमीज नहीं थी। उस माहौल में आने के बाद मैंने जाना कि शरीफ और रजील आदमी में जहाँ कई दूसरे फर्क होते हैं, वहाँ उनकी मुस्कुराहट और हंसी में भी बहुत फर्क। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या बात। और वो गुस्से को ही नहीं, अपनी खुशी को भी इस तरह जब्त करना जानते हैं कि दोनों सूरतों में उनका चेहरा नहीं बिगड़ने का। क्या करने बातें करने के दौरान उस सुपर स्टार ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, इधर उधर हाथ डालकर गालिबन माचिस तलाश की जो उसकी जेबों में न थी। फिर मेरी तरफ देखकर इशारे से माचिस मांगी। मैंने बढ़कर माचिस उसको पकड़ा दी और किचन में चला गया। किचन में खड़े कैंटीन के ठेकेदार ने मेरी ये हरकत देख ली कि मैंने कैसे उजड़ तरीके से इतने बड़े स्टार को माचिस पकड़ा दी। ठेकेदार ने मुझे हजारों बातें सुनाकर मेरी ऐसी तैसी करके रख दी। फिर बोला, अबे गवार, तूने खुद माचिस जलाई होती और तीली जलाकर उसकी सिगरेट अपने हाथों से सुलगाई होती। फिर मुझे वो देर तक बताता रहा कि कैसे माचिस जलाते हैं, तीली की लौ को कैसे हवा से बचाते हैं और कैसे दूसरे की सिगरेट को उड़ाते हैं। इस मश्क में ठेकेदार ने कई बार अपनी सिगरेट मुझसे जलवाई और जब मैं वापस कैंटीन में आया तो सुपरस्टार की मेज खाली हो चुकी थी और सुपरस्टार को दी हुई माचिस वहां न थी। ये देखकर मुझे शदीद खौफ हुई कि माचिस गंवाने का सिलसिला वहां भी आखिर को मैं शुरू कर दूंगा। मैं अपनी कलाई पर जलने के दाग को देखता हूँ।
شاید اتفاق ہی تھا کہ دوسرے دن لنچ کے دوران وہی سپر اسٹار کچھ نئے لوگوں کے ساتھ وہاں آ گیا. اسے دیکھتے ہی میں کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کی طرف لپکا اور وہ ابھی ٹھیک سے اپنی جگہ پر بیٹھ بھی نہ پایا تھا کہ میں فوراً اس کے سر پر پہنچ گیا. سر، میں نے اسے کہا، میں نے کل آپ کو سگریٹ جلانے کے لیے ماچس دی. جواب میں پہلے تو وہ مجھے ایک پل دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا. اس کی جیبوں میں ماچس نہ تھی. وہ پھر مسکرایا اور دھیرے سے بولا، کیا نام ہے تمہارا؟ سدھیر. میں نے جواب دیا. تو پلٹتے ہی اس نے سوال کیا، کیا تم ایک کام کر سکتے ہو سدھیر؟ کیا کام؟ میں نے پوچھا. کیا تم اس ماچس کو بھول سکتے ہو؟ اس کا سوال سن کر میں 2 پل سوچتا رہا کہ کیا جواب دوں. اسی وقت میرے دل نے مجھ سے کہا کہ اس سپر اسٹار کو اپنی کلائی کا وہ نشان دکھاؤں جو ماچسیں کھونے پر مجھے کبھی ملا تھا. میں تو بھول جاؤں، میں نے ان سے جواب دیا. پھر اپنی کلائی کا داغ اسے دکھاتے ہوئے بولا، مگر یہ داغ مجھے نہیں بھولنا جو ٹی اسٹال کے مالک کی ماچسیں کھونے کی سزا کے طور پر مجھے ملا تھا. یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اس سپر اسٹار نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر اپنی طرف کھینچا اور غور سے اس گہرے بدنما داغ کو 2 پل دیکھتا رہا. پھر ہاتھ چھوڑ کر اس نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اور دیر تک دیکھتا رہا. چپ دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا. پھر کچھ بولے بغیر اس کو ایسا کرتے دوسرے لوگ بھی اپنی اپنی جگہ مزہ لیتے ہوئے ہنسے اور مسکرانے لگے. یہ بار بھی وہ سپر اسٹار جیسے اپنے اندر کہیں سمٹنے سے لگا. اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی، پھر چہرے کی چمک اور پھر لہجے میں وہ کھنک بھی نہیں رہ گئی جو پہلے تھی. اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک سگریٹ لائٹر نکال کر میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر بولا، اس ماچس کی جگہ یہ لائٹر رکھنا. میں نے لائٹر لینے سے جھیپتے ہوئے انکار کیا تو اس نے کہا، سگریٹ لائٹر سونے کا تو ضرور ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی اور معنوں میں بھی کہیں زیادہ بیش قیمت ہے. پھر اس نے بتایا کہ وہ کبھی فلم اسٹوڈیو میں کام کرنے والا ایک معمولی لائٹ بوائے تھا اور ایک بار فلم کے ایک بڑے اہم اور جذباتی سین کی ہیروئن کو لے کر شوٹنگ ہو رہی تھی. اس سین کے کئی ٹیک ہو چکے تھے لیکن بات نہیں بن رہی تھی. آخر کو ایک بار پھر سین لیا گیا. سین ختم ہونے میں کچھ ہی سیکنڈ باقی تھے کہ ایک لائٹ اپنے ہتھے پر شکنجے کی گرفت ڈھیلی ہو جانے کے سبب نیچے سرکنے کو ہی تھی کہ اس نے لائٹ کو اپنی 3 انگلیوں اور انگوٹھے کی پوروں پر روک لیا اور اس وقت تک روکے رہا جب تک ہیرو کا وہ سین ختم نہیں ہو گیا. مگر اس وقت اس کی انگلیوں اور انگوٹھے کے پورے گرم لوہے کے کو تھامے اچھی طرح جل چکی تھی. پھر سپر اسٹار نے اپنی انگلیوں کی وہ پوریں دکھائیں جن پر ابھی تک جلنے کے نشان باقی تھے اور بتایا کہ جب ہیرو کا شاٹ مکمل ہونے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ لائٹ بوائے نے سین کی کامیابی کے لیے چپ چاپ انگلیوں کی جلن کو برداشت کر لیا اور سین کے دوران لائٹ کا زاویہ بگڑنے نہیں دیا تاکہ ہیرو کی محنت بیکار نہ جائے. تو اسی وقت موقع پر اس ہیرو نے وہ لائٹر سپر اسٹار کو دیا تھا جس کی حیثیت اس وقت ایک معمولی لائٹ بوائے سے زیادہ نہ تھی. جب اس نے دیکھا کہ میں اس کے دیے ہوئے لائٹر کو قبول نہیں کر رہا ہوں
बल्कि उसकी गैर मामूली पेशकश से किसी कदर खौफजदा भी हो गया तो उसने मुझे ढारस दी, तुम इस राइटर को मेरा दिया हुआ एक कर्ज समझ सकते हो सकता है कि कभी कोई आदमी तुम्हें ऐसा मिले जिसने मुझसे और तुमसे भी बड़ा कोई दाव उठाया, तो ये लाइटर उसको बहुत अच्छा। ये कहकर वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर एक बार फिर मुस्कुराया और फिर मुझे भौचक्का छोड़कर अपने साथियों के साथ चला गया। उस बात को अब तो ढेर सारे दिन गुजर चुके हैं। मैं फिल्म स्टूडियो के कैंटीन को कई बरस हुए छोड़ चुका हूँ और मेरी अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान है। वो लाइटर बहुत अरसे तक मेरे पास रहा। मैं कभी कभी अपने दोस्तों पर रोक डालने के लिए उस लाइटर से अपनी सिगरेट सुलगा लिया करता था। याद नहीं पड़ता कि कब मैंने वो लाइटर 8 बरस की एक लड़की को दे दिया था जिसको किसी फसाद में आग में फेंक दिया गया था और उसके पैर कुछ इस तरह झुलस गए थे कि वो उनसे माजूर हो चुके थे। वो गयूर बच्ची भी उस लाइटर को नहीं ले रही थी, लेकिन जब मैंने उससे ये कहा कि लाइटर तुम्हें अपने पास रखने को नहीं दे रहा बल्कि किसी दूसरे को देने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक जिंदगी है दाग भी हैं, नित नए और गहरे दाग, तो उसने मेरा तोहफा कबूल कर लिया। उस वाक़े को कई बरस बीत चुके हैं, पता नहीं अब वो लाइटर कहाँ और किन हाथों में होगा। ये तो हो सकता है कि कोई उसे जुए में दांव पर लगाकर हार गया हो, उसका सोना उतार लिया गया हो और वो किसी कबाड़िए की दुकान पर पड़ा हो, मगर ये तो तय है कि जिंदगी है तो दाग तो रहेंगे, नित में और गहरे गहरे दाग। मगर अब भी जब कहीं कबाड़ पड़ा देखता हूँ तो उस लाइटर को आंखें तलाश करने। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। आइंदा भी हम हमारी जंबिल से इसी तरह हर हफ्ते कुछ ना कुछ नए आपके सामने पेश करने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही हमें कमेंट में ये भी ज़रूर बताइए कि आपने इकबाल मिर्ची की कौन सी कहानी पढ़ी है, कौन से अफसाने नॉवल पढ़े हैं और आपको कौन से अफसाना नॉवल पसंद है। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। जब तक के शुक्रिया, शब्द। Thank you.